हुआ था कि पीओके भारत का ही है और उसे भारत को वापस ले लेना चाहिए। क्या पीओके या अक्साई चिन्ह जवाहरलाल नेहरू की निजी संपत्ति थी? कोरोना संकट की वजह से वैश्विक परिस्थितियों में और देशों के परस्पर संबंधों में तेजी से बदलाव आ रहा है। हमारी ये पीढ़ी पीओके के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती है। हम कश्मीर की संस्कृति, भाषा, कश्मीरी घाटी की संस्कृति और भाषा से पूर्णतः भिन्न है। आर्टिकल 370 के समापन के बाद दूसरा करारा झटका होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का विषय है पीओके हमारा है और हम लेकर रहेंगे। केंद्र की सरकार ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में कह दिया कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कर दे, क्योंकि पीओके हमारा है। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, संसद में एक अध्यादेश पास हुआ था कि पीओके भारत का ही है और उसे भारत को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार सिर्फ अध्यादेश पास करती है, देश हित के अध्यादेशों पर अमल नहीं करती। 1947 में जब पाकिस्तान ने भारत से विलय कर चुके कश्मीर पर फौज को जो कबाइलियों के भेष में भेजकर हमला बोल दिया था, तब पाकिस्तान के कब्जे में उस वक्त जो जमीन आई थी उसे वापस खाली कराने का कार्य किया था रणभूमि में अपना शौर्य दिखाकर भारतीय सेना ने। यह वही समय था जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। उन्होंने नेहरू को बहुत रोका कि कुछ ही और घंटे या कुछ ही और दिन सीज फायर की घोषणा ना करें, ताकि भारत का खोया हुआ सारा इलाका भारत अपने कब्जे में वापस ले लेगा। लेकिन नेहरू ने बिना किसी से विचार विमर्श किए रेडियो पे जाकर एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया और कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले गए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। रणभूमि में सैनिकों का बलिदान देकर जीता हुआ भूभाग पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। 1962 में अक्साई चिन में हार जाने के बाद कभी कोई कोशिश नहीं की थी नेहरू ने उस भूभाग को या पीओके के अपने हिस्से को वापस लेने की। उल्टे उनका बयान यह था कि एक घास तो उगती नहीं है उस जगह में। क्या पीओके या अक्साई चिन जवाहरलाल नेहरू की निजी संपत्ति थी? कर दिया और नपुंसक की तरह कभी भी कोई प्रयास तक नहीं किया भारत माता के उस हिस्से को वापस अपनी माता से जोड़ने के लिए। 2020 जैसे आंधी और तूफान आने से पहले अपने आगमन का पूर्ण संकेत देती है। कुछ महीनों से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ऐसे ही संकेत दिए जा रहे हैं। आपको समझ आए या नहीं, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम उन संकेतों को समझकर आने वाली परिस्थितियों का आकलन करने के लिए तत्पर हैं। 1947 से नेहरू के कारण पैदा कई संकटों को झेलने वाला भारत विगत 6 सालों से गर्व और अभिमान से उठ खड़ा हो चुका है। 56 इंच सीने वाले नेता का ही ये जिगरा है कि उसने 2 टूक पाकिस्तान को कह दिया कि वो पीओके खाली कर दे। याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद मोदी ने इन ताकतों के दबाव का प्रभाव पूरी तरह से उपेक्षा करके धारा 370 को हटाया था। याद करिए जब राजनाथ सिंह ने दहाड़ते हुए कहा था, अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। याद करिए कैसे अमित शाह ने संसद में कांग्रेस के कुटिल कटाक्षों को जवाब देते हुए कहा था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पीओके हमारा है, पाकिस्तान इसे खाली कर दो। यह कहने और करने का साहस आज भारत में सिर्फ मोदी सरकार के पास ही है। दोस्तों, आजकल कोरोना का संकट की वजह से वैश्विक परिस्थितियों में और देशों के परस्पर संबंधों में तेजी से बदलाव आ रहा है। इन विकट स्थितियों में भी पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में लगा हुआ है।
गर्मियां आते आते जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तब तक शायद पाकिस्तान पिघल न जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने की क्षमता रखती है। उरी के सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट के एयर स्ट्राइक, शांति वार्ता भी करके हमने देख लिया। हर रोज बलिदान हो रहे हमारे सैनिकों को भी देख लिया हमने। अब इन जवानों के पार्थिव शरीर को गिनने की और हिम्मत हम में नहीं है। बर्फ पिघलने के बाद भी यह पड़ोसी आतंकियों को भेजने के किसी मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, बिना बड़ा ऑपरेशन किए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, लिहाजा यही सही। दोस्तों, हमारी ये पीढ़ी पीओके के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं पीओके की। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में है वो भाग मूलतः गैर कश्मीरी संस्कृति का है। इस प्रदेश पर कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का कोई प्रभाव या नियंत्रण नहीं था, इसीलिए कश्मीर के इस हिस्से को जाने दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये कोई सोची समझी योजना ही रही होगी। कश्मीर के इस भाग में कश्मीरी नहीं बल्कि पहाड़ी, गुज्जरी और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। शेष भाग जम्मू और लद्दाख के अधीन आता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 20 सबसे बड़ी चोटियों में 10 हिमालय की चोटियां हैं और उनमें से भी 8 ऊंची चोटियां गिलगित और बाल्टिस्तान में हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां 80 से 100 तक यूरेनियम और सोने की खदानें हैं और यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। क्या आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे में भूभाग है उसे पीओके कहते हैं। उसका कुल क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा केवल 9,000 वर्ग किलोमीटर है। शेष में 15,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू का एवं 70,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा लद्दाख को जाता है, जिसे गिलगिट और बाल्टिस्तान कहते हैं। पीओके में नीलम घाटी से लेकर मीरपुर, भीमभर तक 10 जिलों में बसी हुई 45 से 50 लाख आबादी मुख्यतः पंजाबी, राजपूत, पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समाज की है। गुलाम कश्मीर की संस्कृति, भाषा कश्मीरी घाटी की संस्कृति और भाषा से पूर्णतः भिन्न है। इसके साथ ही पश्चिमी कश्मीर के उन सीमांती जिलों में जो 1947 के युद्ध में हमारी सेनाओं ने वापस ले लिए थे, वहां की भी भाषा एवं संस्कृति गुलाम कश्मीर के अनुरूप है। वह क्षेत्र है कुपवाड़ा, आंशिक बारामूला, उरी, पुंछ और राजौरी। 4 सीमावर्ती जिलों को गुलाम कश्मीर के 10 जिलों के मिलाकर पश्चिम कश्मीर के कुल 14 जिलों का पुनः भारत में विलय करने का प्रयास दिख रहा है मोदी सरकार का। क्या आपको पता है कि पश्चिमी कश्मीर के लिए हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 स्थान रिक्त और आरक्षित कर रखे हैं। हमारे अपने क्षेत्रों के 4 जिलों में विधायकों की संख्या 13 है और गुलाम कश्मीर के 24 प्रतिनिधि है, तो कुल विधायकों की संख्या 37 हो जाती है। एक ही संवैधानिक संशोधन से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की तरह यह पश्चिमी कश्मीर भी केंद्र शासित इकाई का स्वरूप ले सकती है। फर्क सिर्फ यह है कि इसके 10 जिले आज पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 4 जिले भारत के अधिकार में हैं। वे 24 सीटें विलय की आशा में ही 1950 के प्रारंभ से ही खाली रखी गई हैं। गुलाम कश्मीर के नागरिक इस इलाके में और अन्य विदेशों में भी आज़ादी की आवाज़ उठा रहे हैं। पाक सेना द्वारा उनका दमन कर दिया जाता है, उनके नेताओं को गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की यदि हम बात माने तो पीओके के सीमांत प्रदेशों में आज भी घरों में खाना पकाते हैं तो कुछ रोटियां हमेशा ज्यादा बनाकर रखी जाती हैं, इस आशा में कि एक दिन भारतीय सेना के जवान उन्हें पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए उन प्रदेशों से जब होकर गुजरेंगे तो वहां के नागरिक उन्हें ऐसे ही खिलाएंगे और उनका अनुमोदन करेंगे। 70 सालों से यही वहां का रिवाज बन चुका है। हमारी पूर्व की सरकारों ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। 10 जिलों की आवाज उठाने के लिए भारत की संसद उनके प्रतिनिधियों को यह सदस्य नामित कर सकता है जो पाकिस्तान के सताए हुए स्वतंत्रता संग्राम चलाए हुए हैं। अवैध कब्जे में होने के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारी सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती, फिर भी उन्हें सहयोग देना हमारा फर्ज बनता है और अब हमारी सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। इसका अर्थ यह है कि पराधीन कश्मीर के विकास संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत के
पहल पर कोई उचित कार्य किया जा सकता है। 24 प्रतिनिधियों की सक्रियता से गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान से मुक्ति की धारा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी इन पराधीन 14 जिलों को। ऐसी कोई भी घोषणा पाकिस्तान के लिए आर्टिकल 370 के समापन के बाद दूसरा करारा झटका होगा, जिसे शायद पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर पाए। और आजादी की आग तो बलूचिस्तान तथा सिंध प्रांत में भी चल ही रही है। दो तरफा विद्रोह झेलना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा, खासकर तब जब कोरोना के संकट काल में पाकिस्तान के पास पर्याप्त सुविधा तक नहीं है अपने नागरिकों के लिए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह पाकिस्तान का सत्य है, यही पाकिस्तान का भविष्य है। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। जो कोई भी मनुष्य थोड़ा भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जानता हो, जो कि गधों के एक्सपोर्ट पर टिकी है, सऊदी अरब तथा चीन आदि के भीख पर टिकी हुई है, वो वहां हो रहे विद्रोह के बारे में जो थोड़ा भी जानता हो, वो अवश्य समझ जाएगा। फिलहाल पीओके, वहां पर स्थित शारदा पीठ, नीलम घाटी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, स्कार्दू स्थित मंथल बुद्धा रॉक सब भारत के हैं, सब हमारे हैं। वहां की मिट्टी, पहाड़, नदियों पर भारत का अधिकार है, हमारा अधिकार है। वहां के नागरिक हमारे अपने हैं। हम अपनी भूमि को किसी भी नेता के द्वारा कायरता दिखाने वाली उस गलती को हमेशा के लिए भूल नहीं सकते हैं। आज ही समय है कि उस नेता की कायरता और उनके प्रपंचों द्वारा पैदा किए गए परिस्थितियों सुधार सकते हैं। आज देश विदेश में जो भारत की पैठ है, वो भी इसमें हमारी मदद ही करेगी। और जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ विलय पत्र भी भारत के पक्ष में ही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी कश्मीर घाटी में आतंकवाद का नाश हो और पड़ोसी के कब्जे में स्थित भारत माता के उस टुकड़े को भारत माता से फिर जोड़ दिया जाए। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हुए आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूँ। दोस्तों, इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।